Very good evening, everyone. Welcome back. Am I audible, visible, all fine? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? All fine. Hello, Brithul, Rashidul, Nancy, Jaswant, yes, Minakshi, Triple A, Manisha, Samreen, Pallavi, everyone. Am I audible? Audible, visible, quickly. Just let me know quickly. Audible and visible, right? Wait. All fine. Okay. So let's quickly start with this. Yes, let's quickly start with this. आज we are going to start with something. जून 2014 पेपर 2 इकोनॉमिक्स एंड ऐसे करते करते हम लोगों ने देखो आप जस्ट एक बार मेरी पुरानी प्रीवियस ईयर के प्लेलिस्ट पे नजर मारिएगा तो बहुत अच्छा लगने वाला है सारा का सारा उसमें हम लोग कर रहे हैं और मेरी अटेम्प्ट ये है कि इसको मैं और आगे तक लेके जा सकूं राइट अभी जो पूरा का पूरा हाउ आई एम अप्रोचिंग व्हाट इज द रिवीजन स्ट्रैटेजी कि अब ये जो जून 2022 में जो पेपर होगा इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं स्ट्रैटेजी आपको सबको बता देता हूँ मेरा फंडा ये है कि अभी आज 8th ऑफ मई तक मैंने आई हैव टेकन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मनी बैंकिंग के लिए ये भी एक रिक्वेस्ट था स्टूडेंट का इंडिड नॉट एक स्टूडेंट का बहुत सारे स्टूडेंट का कि सर आप ये वाले भी थ्योरीज एक बार पढ़ा दीजिए तो मैंने ये कर दिया now, from 14th of May, that is Saturday, say I will be starting with the marathon session only on the app. So everybody and anybody, all of you are free to join me. आप आराम से इसका लिंक मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा ये है मेरा टेलीग्राम का चैनल नेम और वहां पे मैं ये शेयर कर दूंगा सो प्लीज डू अटेंड दैट इट विल बी 2 hours लॉन्ग सेशंस सो सारे के सारे एंड पोल के साथ होगा इसलिए मैं इसको यूट्यूब पे नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं उन क्वेश्चंस को पोल के साथ सो आई वांट टू लाइक मॉक टेस्ट काइंड ऑफ थिंग कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे उतना बढ़िया रहेगा ताकि मैं मॉक की प्रिडिक्टिबिलिटी दिखा सकूं आपको अराउंड 150 क्वेश्चंस होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में से 150 क्वेश्चंस होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में से और भी क्वेश्चंस होंगे अराउंड 200 के करीब मैं प्लान कर रहा हूँ लेट्स सी कितने टाइम में ये खत्म होता है लेकिन सभी के सभी आइएगा 30 सेकंड्स टाइम मिलेंगे हर एक क्वेश्चंस के लिए लेट्स सी ये कैसे निकल के आता है आपकी प्रिपरेशन कितनी है वो समझ में आ जाएगा राइट सो दिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 14th ऑफ मे ओके फर्स्ट थिंग इज दिस सेकंड तो यहाँ पे मैं ऐप पे आपके पास ये आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स जहाँ पे मेरे पास पोल फीचर है यहाँ पे पोल इज नॉट वर्किंग सो एफिशिएंटली जब मैं क्वेश्चन देता हूँ उसके बाद पोल आता है पोल आने के बाद आप आंसर देते हैं तो एक क्वेश्चन में तकरीबन 2 मिनट का टाइम चला जाता है राइट ये कल स्लाइड दिखाया था आपको नाउ इफ यू डोंट बिलीव इन मी कि सर ये आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो कल ये था 700 प्लस स्टूडेंट कल की वीडियो में आप देख सकते हैं आज इसकी हालत देखिए क्या है 1000 प्लस so that is why I'm saying before this series is gone grab it so इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपके पास I will share it I think yes this is the link I will share it on with you and you can check it out yes you can check this out ये this is the link please do add it मैंने के टेलीग्राम लिंक में भी दिया हुआ है do add this before it is gone राइट एंड इसमें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं डाउनलोड कैसे करेंगे जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो रिकॉर्डिंग के बीच में जस्ट रिकॉर्डिंग को पॉज कीजिएगा देन यू हैव लोकेट दिस मेन्यू बटन ट्रिपल इस पे क्लिक कीजिएगा सो द मोमेंट यू विल क्लिक योर स्क्रॉल विल बिकम लाइक दिस यहाँ पे लिखा होगा क्लास पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट सेकंड पॉइंट these are my YouTube sessions 9 o'clock Saturday Sunday Monday nothing to be worried about और बीच में मैं कुछ और सेशन लेने वाला हूँ particularly some of the public service commission के पेपर्स आ रहे हैं तो I will be definitely taking them let's see कि उसमें कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं okay एंड एक चीज और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझसे क्रैश कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ रहे हैं प्लीज रिमेंबर आई हैव ऑलरेडी डन दिस राइट सो कैसे करना है दिस इज माय फ्री इकोनॉमिक वीडियो प्लेलिस्ट ये कैसे मिलेगा ये ऐसे मिलेगा आप जैसे कोई भी मेरा सेशन प्लान देख रहे हैं कोई भी सेशन देख रहे हैं जैसे ये वाला सेशन भी देख रहे हैं वंस इट इज डन सो यहाँ पे यू विल फाइंड दिस ऑप्शन ऑफ शो मोर किसी भी वीडियो में अगर आप इसको लैपटॉप से देख रहे हैं या फिर मोबाइल से देख रहे हैं तो शो मोर का ऑप्शन जरूर आएगा शो मोर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा दिस इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा दिस इज द प्रीवियस ईयर 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व पेपर्स वट एवर वी हैव डन ऑन यूट्यूब अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों ही है इसके अंदर उसके बाद ऑल द सेट एंड पीएचडी एग्जाम के जितने भी हैं क्रैश कोर्स इज दिस
So this crash course remains the same. वीकली इकोनॉमिक अपडेट, सो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक, स्टैटिस्टिक्स वगैरह वगैरह. व्हाई आई एम डूइंग दिस? बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर ये वाला नहीं है, ये है, वो नहीं है. सो आई हैव थॉट ऑफ डूइंग दिस ऑन ऑन रेगुलरली ऑन यूट्यूब. प्लीज डू लाइक दिस, राइट? एनीवे, सो ये कल मैं थोड़ा सा इसमें गड़बड़ बोल गया था थोड़ा सा, एंड आई हैव प्रोवाइडेड द एरेटम. कल की वीडियो के कमेंट में भी मैंने लिख दिया था. मैंने कल इंफॉर्मेशन सीआरआर की नहीं दी थी. सो ये इंफॉर्मेशन मैंने इंक्लूड किया. यहाँ पे सीआरआर इज 4.5% एंड बैंक रेट इज 4.65. सो आई थिंक तस्लीम वाज सेइंग एंड शी वाज राइट दैट सेइंग दैट कि 4.65 है, तो बैंक रेट इज एग्जैक्टली 4.65. सो ये अब जो है पूरा का पूरा परफेक्ट बनता है ये आने के लिए पेपर में, क्योंकि इसमें क्रोनोलॉजी भी पूछी गई है. इसलिए मैंने इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सेट कर दिया है. तो आप देख सकते हैं रिवर्स रेपो रेट, दिस इज द 4th of May 2022 को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो डिसीजन हुआ था उस पे. सो रिवर्स रेपो रेट इज 4.75, जो कि ऑलरेडी 4.35 था, उसमें से उसको 40 बेसिक पॉइंट बढ़ा दिया गया है. सो 40 बेसिक पॉइंट रिवर्स रेपो रेट में बढ़ाया गया और रेपो रेट में भी बढ़ाया गया, इसलिए वो भी 4.40 हो गया. जो पहले 4 था और वो अब 4.40 हो गया. रिवर्स रेपो रेट पहले 3.35 था, वो अब हो गया 3.75. Standing deposit facility is 4.15, CRR is 4.5 and SLR is as usual 18% पे ही चल रहा है. एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इज 4.65. अभी जो प्रेजेंट स्टैंड चल रहा है आरबीआई का, दैट इज अगेन accommodative stand, यानी कि it is still trying to accommodate the inflation within the tolerance level. और मीडियम टर्म टारगेट सीपीआई का जो है, दैट इज द इन्फ्लेशन लेवल का जो टारगेट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. दैट इज 4% प्लस माइनस 2%, यानी कि जब तक इन्फ्लेशन रेट 2 से लेके 6% के बीच में रहेगा तो आरबीआई विल टेक एकोमोडेटिव स्टैंड टू फिट इट आउट, राइट, टू फिट द इन्फ्लेशन विद इन द इकोनॉमी. सो इसमें कोई डिफेंसिव स्टेट नहीं है, राइट? ओके, let's move to the next now, and I will definitely take जसवंत का एक जशवंत, आपका एक रिक्वेस्ट था. I will definitely honor that, but tomorrow, not today. जसवंत, I think yes. इनका एक रिक्वेस्ट था, सर आप जीएसटी के ऊपर थोड़ा सा बताइएगा. यस, कल मैं बात करूंगा इसके ऊपर. जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है इस बार, बट दैट रिकॉर्ड कलेक्शन गवर्नमेंट की, अगर आप पीआईबी रिपोर्ट देखेंगे, दैट इज द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में जो गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जब भी रिसेंटली दिया है, उसमें थोड़ी पिक्चर जो है वो अच्छी लग रही है. लेकिन दिस इज मे बी जो एक मे बी एक फैक्टर है बिकॉज ऑफ द राइजिंग इंपोर्ट्स, राइजिंग प्राइसेस, बेसिकली राइजिंग प्राइसेस, तो जिसकी वजह से जीएसटी का रिकॉर्ड हुआ है. तो कल मैं इसके ऊपर थोड़ा सा अलग से खुलासा करूंगा, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग. नॉट खुलासा, बट लेट्स डिस्कस इट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कि क्या लगता है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है. तो विल डिस्कस, विल गिव अराउंड लाइक 15-20 मिनट्स टू फॉर दिस सेशन, दिस टाइम. और इसके बाद मैं कल पेपर 3 शुरू करूंगा, बिकॉज पेपर 3 में 75 क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा सा मुझे वहां पे ब्रीदिंग स्पेस मिलता है, जहां पे आई कैन टेक सम मोर एडिशनल थिंग्स, राइट? जसवंत, आई होप दैट यू डोंट माइंड अबाउट दिस, राइट? ओके, चलिए. अच्छा, अब क्वेश्चन के साथ सुनना और बी रेडी विद योर नोटपैड, बिकॉज बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आपके पास फ्लोट होने वाला है. Who distinguished between the value in use and value in exchange and gave the famous example of diamonds and water paradox? So ये तो सिंपल सा फंडा है, डायमंड एंड वाटर पैराडॉक्स एडम स्मिथ ने दिया था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बट इफ आई आस्क यू इसका दूसरा नाम क्या है? डायमंड वाटर पैराडॉक्स का दूसरा नाम क्या है? इफ आई आस्क यू दिस, देन यू आर इन ट्रबल. और इसको सबसे पहले किसने ढूंढा था? अगर वो क्वेश्चन मैं पूछूं तो यहां पे ट्रबल हो गया. सो डायमंड वाटर पैराडॉक्स वाज बेसिकली एडम स्मिथ ने ही इसको निकाला था, एंड इनके हिसाब से 1776 वेल्थ ऑफ द नेशन में इन्होंने इसके बारे में लिखा था. हाउएवर, इस पर्टिकुलर पैराडॉक्स में एडम स्मिथ फेल्ड. इसको ठीक करने वाला, इसको सुलझाने वाला वाज मार्शल. सो मार्शल ने इसको लेटर इसको सॉल्व किया, बट एडम स्मिथ वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने इसके ऊपर बात की, राइट, इन फॉर्मल बुक. अब ये डायमंड वाटर पैराडॉक्स का जो दूसरा नाम है वो है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू. दिस इज द सेकंड नेम ऑफ, दिस इज द बेसिक नेम, मतलब मोटा मोटा यही कहानी है, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, राइट? अब इसके साथ साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, अगर इनके बारे में मैं बात करूं तो पूरा पूरा 1 घंटा चला जाएगा. इसके बारे में थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन देता हूं.
So you must be knowing about Nicholas Copernicus, right? Nicholas Copernicus, why it is very important name? Because इन्होंने 1517 में इसके ऊपर बात कर लिया था, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। डायमंड वाटर पैराडॉक्स के ऊपर निकोलस कॉपरनिकस ने ऑलरेडी 1517 में बात कर लिया था, और यही निकोलस कॉपरनिकस हैं जिनके बाद, जिन्होंने जब बात किया तो इसके यहां से हमारे पास मिला ग्रेशम लॉ। ग्रेसम लॉ का मतलब ये बिल्कुल वही कंडीशन है कि जो नई करेंसीज आती हैं वो पुरानी करेंसीज को मार्केट से बाहर निकाल देती हैं। दैट इज ग्रेसम लॉ, दैट इज नॉट लेमन मार्केट, राइट? तो ये एक नाम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वी हैव द जॉन लॉक, उन्होंने इसके ऊपर बात किया। जॉन लॉ ने भी इनके ऊपर बात किया। दिस इज समवेयर अराउंड लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1630s में इनके बारे में बात किया, और ये है 1670s 71 समथिंग समथिंग, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कल को अगर किसी ने पूछा सबसे पहले, जैसे डिमांड फॉर लॉ, लॉ ऑफ डिमांड, या फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अभी जैसे 2022 में क्वेश्चन आया, 21 में क्वेश्चन आया, तो वैसा अगर क्वेश्चन कल को ये आ जाए कि किसने पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू के बारे में पहले बात किया था, तो पहले इट वाज निकोलस कॉपरनिकस, राइट? 1517। और फिर निकोलस कॉपरनिकस को हम इसलिए भी याद रखते हैं बिकॉज ग्रेसम लॉ भी इन्होंने दिया था। इनकी अपनी एक क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, बाय द वे, जिनको नहीं पता मैं बताता हूं, इनकी अपनी एक क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है जो कि क्लासिकल से भी पहले आई थी, राइट? फिशर इक्वेशन से पहले क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी निकोलस कॉपरनिकस ऑलरेडी दे चुके थे। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ऐसे फैक्ट्स आपको पसंद आ रहे होंगे, सो अगर आए तो प्लीज डू लेट मी नो, राइट? Marshall explained the solution. Marshall explained the solution. Who distinguished between the value in exchange and value of this? This was given by Adam Smith. I hope this point is clear to everyone. Any more doubt on this? Bentham कहां से आ गया? Bentham is basically related with the social welfare function. Any more doubts? I'm still looking at the chat box. अगर कोई डाउट हो तो जरूर मुझे बताइएगा. Waiting. पहला क्वेश्चन and there is so much confusion. Yes, I knew किसका आंसर बहुत सारे लोग एल्फ्रेड मार्शल देंगे। एल्फ्रेड मार्शल सॉल्व दिस, एंड एल्फ्रेड मार्शल ने सॉल्व कैसे किया था? उनका तरीका था, इट इज बेसिकली द लेबर वैल्यू थ्योरी, राइट? लेबर वैल्यू थ्योरी को उन्होंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू द मार्जिनल यूटिलिटी के साथ। सो मार्शल एक्सप्लेन्ड इन दोनों चीजों को, लेबर वैल्यू थ्योरी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के साथ इन्होंने कॉन्सेप्ट को समझाया था। एडम स्मिथ के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब क्या है? लेबर थ्योरी वैल्यू पे ये डिपेंड है, क्योंकि लेबर आसानी से पानी निकाल सकता है, इसलिए लेबर आसानी से मिल जाता है, इसलिए चीप है, वाटर इज चीप। डायमंड को निकालने के लिए लेबर को नीचे डालना पड़ता है, कोल माइन में जाना पड़ता है, कोल माइन में जाना पड़ता है, जिसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है, बिकॉज में रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है, इसीलिए उसको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, इसलिए डायमंड महंगा है। जिसको बाद में एल्फ्रेड मार्शल ने चेंज किया और उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट आंसर। इसी के ऊपर एक पूरा का पूरा मार्जिनिस्ट रेवोल्यूशन शुरू हो गया, जहां पे कार्ल मेंजर, वॉलरस लियोन्स, जिवॉन्स, ये सब एक साथ जुड़ गए थे। मार्शल वाज अ सेकंड जनरेशन मार्जिन नियो क्लासिकल मार्जिनलिस्ट जनरेशन में थे। एनीवे, सो आई थिंक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। राइट आंसर इज ए। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। In an economy of two individual A and B, the two commodities, basically whatever the thing is, the general equilibria. General equilibria is basically the third marginal condition of Pareto optimality. So it is the marginal condition third. जहां पे क्या होता है? It is the slope of the PPC is equal to the slope of the MRS of X and Y. So that is marginal rate of transformation, that is the slope of PPC, opportunity cost, it is equal to the MRSXY of A is equal to MRXB XY. So जिस rate में society wants to sacrifice X over Y or wants to transform X into Y, उसी rate में individual consumers are also ready to sacrifice good X for good Y. So this is the third marginal condition. The answer should be D. राइट एक बात याद रखिएगा, जनरल कंडीशन जब भी हम बात करते हैं, यहाँ पे प्राइस कभी नहीं आता है। सो इट इज नेवर एवर सिचुएशन दैट कि आप प्राइस के साथ इसको हाँ कर दीजिए। प्राइस इज नॉट रिक्वायर्ड। प्राइस कब आता है? पैरेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन में प्राइस इज नो वेयर वी इंक्लूड प्राइसेस। ये बात याद रखिएगा। इट इज ओनली
when we apply Pareto optimality in market, like competitive market हो गया, imperfect competitive market हो गया, वहां पे prices आता है, right? So please remember that this is basically used in the welfare theorem, first welfare theorem, second welfare theorem, but Pareto optimality condition we have nowhere prices. It is a pure exchange economy. Move to the next question. When income effect becomes stronger than the substitution effect, the labor supply curve will. So यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे अगेन दिस इज अ डाइसी क्वेश्चन जहां का आंसर गलत हो सकता है. बहुत सारे पीपल माइट बी सेइंग कि सर इट इज नेगेटिव स्लोप, बहुत सारे लोग कह सकते हैं बैकवर्ड, बेंड बैकवर्ड, राइट? लेट्स सी द आंसर कि क्या होगा. सो सपोज दिस इज अ वेज रेट, दिस इज अ वेज रेट, और यहाँ पे हमारे पास है, इफ वी गो टुवर्ड्स दिस इट इज अ वर्किंग आवर, और इधर की तरफ जाएंगे तो ये लेजर हो जाएगा, राइट? अब शुरुआत में जब वेजेस बढ़ रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो बड़ा है इनकम इफेक्ट से. इसका मतलब क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. द रीजन इज जैसे जैसे वेजेस बढ़ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा वर्क आवर इंक्रीज कर रहा है, वो वर्क इंक्रीज कर रहा है, लेजर कम कर रहा है. जैसे लेजर कम कर रहा है तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिवली स्लोप. जब तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, द सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप. ठीक इस पॉइंट पे जाके क्या होता है, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बिकम्स वीकर, राइट? तो इस पॉइंट पे जाने के बाद जैसे ही वीक हो जाता है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो लेस देन हो जाता है इनकम इफेक्ट, राइट? ये बैकवर्ड बेंडिंग क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है बिकॉज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की जो वैल्यू है, जो पावर है, वो कम हो रही है. दैट इज व्हाई इट स्टार्ट बेंडिंग टुवर्ड्स. और जैसे ही ये कम हो गया, सो व्हाट हैपेंस, वर्क वो कम करेगा, लेजर बढ़ा देगा, और इसकी वजह से इसका नेगेटिव स्लोप होगा, लेकिन वो तब होगा जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज लेस देन इनकम इफेक्ट. So this is the point that the question is asking about. So I will go ahead with backward bending curve. It start backward bending. It is not B. Right? ये point याद रखिएगा. Next, the concept of supply curve is meaningless. Right? Because monopolist के केस में it is he's a single seller. Single seller का उसका marginal cost ही उसका supply curve जैसे उसका उसका खुद का basically we don't have any supply curve for monopolist. जैसे perfect competition में होता है कि the price, the MC curve, the rising portion of the MC curve above the minimum of price is equal to ABC, उसके ऊपर वाला portion जो है वो supply curve होता है. लेकिन monopolist में we don't have that because इसका marginal cost इसका supply cost है. Anyway, so this is perfectly correct. We don't have any supply curve for monopolist because यही industry है, यही firm है. So monopolists are the price setter because वो अपने price खुद set करते हैं, and it does not make use reuse to ask what output they will produce at various prices. So since they have a average revenue curve जो कि downward sloping है, इनका मांग वक्र जो है वो नीचे की तरफ है, downward sloping है. इसका मतलब है कि it can either control the price or it can control the output. दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकता है, otherwise ये फिर AR ऊपर की तरफ चला जाएगा. एनीवे, सो दिस इज अ सिचुएशन, या तो इसको कंट्रोल करेगा या तो इसको कंट्रोल करेगा, दोनों में से कोई एक दोनों को साथ साथ नहीं कर सकता. दैट इज व्हाई आई विल गो अहेड विद दिस. यस, दिस इज करेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट, एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो गोइंग अहेड विद ए इज द राइट आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट, predatory pricing. This is predatory pricing is basically Bain's limit pricing, right? तो इस तरीके से इसको आई थिंक नहीं, एक सेकंड, I did something wrong here. Bain limit pricing is something different and predatory pricing is something different. Predatory pricing जो है वो जानबूझ के प्राइस को इतना नीचे रखना ताकि आप कॉम्पिटिटर बिजनेस को बाहर निकाल सके. So this is a predatory pricing. Bain का जो लिमिट प्राइसिंग है that is the एंट्री को रोकने के लिए. So predatory pricing is basically जो ऑलरेडी मार्केट में है कॉम्पिटिटर उसको बाहर निकालने के लिए. Bain limit pricing is इतना नीचे रख दीजिए प्राइस को कि कोई भी एंटर ना कर पाए बिकॉज वो सस्टेन नहीं कर पाएगा. सो दिस इज द केस वेयर वी हैव द ड्राइव कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ द बिजनेस. सो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर. इट इज ए. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, डाउट रहेंगे. यस, सो फर्स्ट वन इज द स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस. स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस का मतलब है, आई विल गिव दिस एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ सम एजुकेशनल एस्पेक्ट. स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस मतलब जो नॉर्मली जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो सबसे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, राइट? तो स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है कि different people are from different universities, different people have done different what do you say, they have the different endowment of knowledge.
suppose somebody is from a tier 1 university, somebody is tier 2 university, somebody is from IIT, somebody is from IM, somebody is from Delhi School of Economics, somebody is from Pune University, somebody might be from Calcutta University. So अलग अलग यूनिवर्सिटी से है. So how a person और जो employer है वो चीजों को कैसे स्क्रीन करेगा, because everybody will write good about themselves on the CV. So उसके बारे में कैसे वो निकालेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो वहां पे क्या करेंगे, वो इस टाइप का एक वेटेज लगा देंगे. ओ अच्छा, ही इज फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके फाइन, थोड़ा सा वेटेज इसका अलग से, ये एम्प्लॉयर कर सकते हैं, राइट. और इसका 85% से ऊपर है तो इसका अलग सा वेटेज एक दे दिया, इसका 75 से नीचे वेट है तो इसको अलग सा एक वेटेज दे दिया, इसको 45 से 50 के बीच में है तो एक अलग सा वेटेज दे दिया. दैट इज व्हाट द स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस इज. Right. Okay. Now this was basically done by Paul William Miller and Paul Volcker. जॉब मार्केट सिग्नलिंग, जॉब मार्केट सिग्नलिंग का मतलब क्या है, एवरीबडी विल बी मतलब चाहे किसी के पास डिग्री हो चाहे ना हो, अप्लाई हर कोई करेगा, राइट. दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. सो किसी ने अगर बोला है कि यहाँ पे 100,000 की सैलरी है, आप सभी अप्लाई कीजिए, या मान लीजिए 8वीं तक का 8th पास अगर कोई किसी जगह पे you have the eligibility, so PhD people are also applying, right. So 8th pass बोला गया है तो PhD वाले भी अप्लाई कर रहे हैं. That is what the point is, because एक mismatch है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जनरेशन में. दैट इज व्हाट द पॉइंट ऑफ द जॉब मार्केट सिग्नलिंग. सो व्हेन यू सिग्नल इट कि 8th पास है, यू आर एक्चुअली एज ए एम्प्लॉय यू आर सिग्नलिंग दिस कि भाई इसमें सिर्फ 8th पास वाले चाहिए, इससे ऊपर मत चाहिए. 10th वाले आ जाएंगे, 12th वाले आ जाएंगे, ग्रेजुएशन वाले आ जाएंगे, बट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ PhD पर्सन टू गेट इनटू अ जॉब मार्केट फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब, राइट. सो this is what the point is. The problem of moral hazard in the case of medical insurance, this was basically done by Aero, right. इसका basically ये था कि बहुत सारे insurance companies जो है they were facing a problem because there was a lot of asymmetric information, right, and there was a lot of adverse selection going on. Also moral hazard also, because शुरुआत में सब कुछ सही था, उसके बाद people turned out to be moral hazard, right, they had the moral hazard. तो ये एक problem था. Anyway, the market for lemon Nobel Prize was won by George Ekrodoff, right. So I think this is what the entire explanation. अगर कोई और explanation चाहिए तो please मुझे do let me know, right. So I think the right answer should be C, right. Just check it out, एक बार match कर लीजिएगा. Next, an industry whose long run supply curve is horizontal. So तीन तरह के कर्व होते हैं, एक है this, एक है this, एक है this, राइट. सो दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग. ये होता है कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, जिसमें कॉस्ट बढ़ता रहता है, आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, राइट. सो दिस इज इंक्रीजिंग कॉस्ट. लेट मी जस्ट राइट इट, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री. दिस इज अ केस ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में जैसे जैसे सप्लाई ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कॉस्ट कम होगा, पर यूनिट कॉस्ट कम होता रहेगा. एंड दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव फॉर what do you say, constant cost industry. So isme supply curve will be horizontal, right. So it is horizontal, so it is constant cost industry. Ye yaad rakhiyega, this is a case when supply curve can be downward sloping. Again, some exceptional case, right. Supply curve normally it is like this, it can be like this and like this also, right. Okay, next question. द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ईच कंज्यूमर द रिजर्वेशन प्राइस. इस क्वेश्चन का पूरा दामोदार जो है वो सिर्फ इस वर्ड पे खड़ा है कि अगर आपको इस वर्ड का मतलब पता है तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया. रिजर्वेशन प्राइस का मतलब है द मैक्सिमम प्राइस अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्वेशन प्राइस? द मैक्सिमम प्राइस अ कंज्यूमर एक उपभोक्ता जो पे करना चाहता है, विलिंगनेस टू पे. सो ज्यादा से ज्यादा पैसा वो देना चाहता है, जितना मैक्सिमम एक यूनिट के लिए वो देना चाहता है. तो ये अगर चार्ज कर लिया जाए तो एंटायरली इस जगह पे क्या होगा, डिमांड कर्व के नीचे वाला जो पूरा का पूरा एरिया है ये पूरा का पूरा हो जाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस. इस जगह पे क्या होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस 100% होगा, और ये पूरा का पूरा होगा एरिया अंडर द डिमांड कर्व, एरिया अंडर डिमांड कर्व, और ये यहां पे कंज्यूमर सरप्लस 0 हो जाएगा. दिस इज अ सिचुएशन जहां पे फर्स्ट प्राइस डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा. तो दिस इज चार्जिंग डिफरेंट prices for different unit,
और सेलर को पूरी इंफॉर्मेशन है। एज पर जॉन रॉबिन्सन ये पूरा का पूरा एक मिथ है। मे बी ये रियल लाइफ में मिलता नहीं है, बिकॉज ऐसा इतना अच्छा परफेक्ट नॉलेज वाला मोनोपोलिस्ट कहीं मिलता नहीं है। तो आंसर इज बेसिकली द फर्स्ट डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। रिजर्वेशन प्राइस इज द मैक्सिमम प्राइस अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। अगर वो समझ गया तो पूरा का पूरा फर्स्ट डिग्री हो जाता है। Frictional unemployment is also known as turnover unemployment. Why it is turnover? Because frictional unemployment क्या होता है? जो टाइम एक एम्प्लॉय एक 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 आदमी लेता है या एक लेबर लेता है एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में जाने के लिए, राइट? सो जब तक वो दूसरे जॉब में नहीं जाता, जैसे मान लीजिए मैंने एक जॉब छोड़ी और उसके बाद दूसरे जॉब में मैं जाना चाहता हूँ। सो व्हाट इज द डे टुडे? इट इज 8th, राइट? सो मान लीजिए if I resign from Byju's on 15th of May and I would like to take a rest of 15 days, suppose कि 15 दिन तक मैंने रेस्ट लिया और उसके बाद मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। आई गॉट इनटू सम यूनिवर्सिटीज और उसके बाद समवेयर 1st of July आई गेट दिस इज माय फर्स्ट डे इन द यूनिवर्सिटी। सो इतने टाइम के लिए मैं लेबर टर्नओवर नहीं हुआ हूँ। एज अ लेबर आई हैव नॉट टर्न टू द जॉब मार्केट, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टर्नओवर अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? So this is what the point is. I hope this point is clear. Turnover unemployment का मतलब है जितने टाइम के लिए लेबर मार्केट में टर्नओवर नहीं करता है, बिकॉज वो दूसरी जॉब ढूंढ रहा होता है। So this is what the point. Yes. Next, arrange the ascending chronological order of the consumption hypothesis in which they appear. Okay. So absolute income hypothesis, Keynes general theory 1936. Permanent income hypothesis इसके ठीक if I'm not wrong 13 years के बाद हुआ था, 49 में होगा। एंड 13 years के बाद 6 साल के बाद यहाँ पे एक बार आएगा जिसके बीच में 13 है। देन दिस वाज इन 1957, राइट? एंड देन इट वाज समवेयर एक मिनट, मैंने क्या किया यहाँ पे, एक सेकंड रुको। दिस इज 1936, राइट? रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस 1949, राइट? एंड परमानेंट आया था इसके बाद। परमानेंट वाज 1957 एंड लाइफ साइकिल वाज एंडो मॉडल यानी 1963। सो पहले के बीच में 13 साल का गैप है, दूसरे के बीच में 8 साल का गैप है और उसके बाद 6 साल का गैप है। तो देखो ठीक है। सो इट इज सबसे पहले एब्सोल्यूट आया, उसके बाद आया रिलेटिव, उसके बाद आया परमानेंट, उसके बाद आया लाइफ साइकिल। सो ARPL, राइट? ये याद रखिएगा कैसे करें। अब इसको 1 पहले, फिर चौथा 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 ऑप्शन मैच नहीं हो रहे शायद यहाँ पे। 1 4 1 4 2 3 सम प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन। सो इट इज सबसे पहले एब्सोल्यूट, फिर रिलेटिव, फिर परमानेंट, फिर लाइफ साइकिल। ये क्वेश्चन शायद इस बार रिपीट हुआ था, 2021 में क्वेश्चन के रिपीट हुआ था। नो, इट इज नॉट 1 4 3 2। 1432 कैसे होगा? लाइफ साइकिल वाज इन 1963। परमानेंट लास्ट में आएगा। 1949 परमानेंट, 1957। जस्ट चेक इट आउट एक बार, राइट? मेरे हिसाब से इट इज दिस, राइट? प्लीज देयर इज नो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, आई नो द डेट्स परफेक्टली, मुझे सही से याद है। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस 1936, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस 1957, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस 1949 एंड लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एंडो एंड मॉडगिलानी। इसको हम कई बार MPS मॉडल भी बोलते हैं, राइट? MPS मॉडल भी बोलते हैं। पेनिसिल्वी, मॉडगिलानी एक रिसर्च स्कूल का नाम है जहां पे ये हुआ था। एनीवे, सो पढ़ाया जाता है हमेशा पहले एब्सोल्यूट, फिर रिलेटिव, फिर लाइफ, फिर परमानेंट, लेकिन वो सही सीक्वेंस नहीं है। पहले है एब्सोल्यूट, फिर है रिलेटिव, फिर है परमानेंट, फिर है लाइफ साइकिल, फिर आता है रैंडम वॉक थ्योरी। यस, yes, okay, I will move ahead to the next part. So it's as per me this should be 1 4 2 3, this should be the point. यहाँ पे ऑप्शन सी दे रखा है। ओके, नाउ दिस इज समथिंग जो कि 2021 में भी 20 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, इफ यू वांट टू डिराइव इट दिस कैन बी डिराइव वेरी इजीली। मैं थोड़ा सा डेरिवेशन करके देता हूं जल्दी से। सो y इज इक्वल टू
सी बार प्लस स्मॉल सी वाई, और यहां पे आएगा दिस इज वाई डी, सो दिस इज एक सेकेंड, दिस इज y माइनस टैक्स, राइट। अब टैक्स का मतलब है ये, तो इसको लिखिए यहाँ पे, और ये ब्रैकेट में है स्मॉल टी वाई, राइट, ओके, एंड देन यू हैव आई देन प्लस जी, राइट। मैं थ्री सेक्टर मॉडल में ही कर रहा हूँ, सो ओपनिंग द ब्रैकेट्स आई विल गेट सी बार स्मॉल सी वाई माइनस स्मॉल सी टी माइनस प्लस स्मॉल सी टी वन वाई एंड प्लस आई प्लस जी, इन सबको उधर लेके जाइए, तो इट इज y माइनस स्मॉल सी y माइनस स्मॉल सी टी वन वाई इज इक्वल टू सी बार माइनस सी टी, राइट, सी टी प्लस आई प्लस जी। सब कुछ करने के बाद जो मेरे पास आएगा वो है y के साथ, यहां से मैंने y कॉमन निकाल लिया, इट इज वन माइनस सी वन माइनस टी वन, राइट, इज इक्वल टू, ये वाले पूरे पोर्शन को मैंने a ले लिया, a बार माइनस स्मॉल सी टी जीरो। नाउ y इज इक्वल टू a बार अपॉन वन माइनस सी वन माइनस टी माइनस सी टी जीरो अपॉन वन माइनस सी वन माइनस टी, ऐसे आ गया, राइट। नाउ डेल वाई अपॉन डेल टी जीरो, दिस एंटायर थिंग डिफरेंशिएशन में जीरो हो गया, माइनस सी अपॉन वन माइनस सी वन माइनस टी वन, सो दिस इज द आंसर, राइट। मैंने यहाँ पे सी लिया है, इनका एमपीसी जो है वो बी है, सो यू कैन डिराइव इट। ये मैंने बहुत बार यूट्यूब में भी बताया हुआ है, सो यू कैन जस्ट डेफिनेटली लर्न देम, इतनी जरूरत नहीं होगी कुछ करने के लिए। सिमिलरली अगर इंपोर्ट मल्टीप्लायर पूछे, एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर पूछे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछे, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर पूछे, तो वी कैन डायरेक्टली आंसर दिस क्वेश्चंस, राइट। यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द आंसर इज बी। जिनको नहीं पता था उनके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया है, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा यहाँ पे। ओके, दिस क्वेश्चन इज समथिंग दैट इज वेरी, मुझे मुझे ये थोड़ा सा अनमीनिंगफुल क्वेश्चन लगा, कि एक बार पढ़ने के बाद मुझे ये समझ नहीं आया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज सेल्फ टर्मिनेटिंग एंड सेल्फ फाइनेंसिंग? सो मे बी एग्रीगेट डिमांड का कौन सा वाला ऐसा हिस्सा है जो अपने आप ही खत्म हो जाता है और अपने आप ही चालू हो जाता है, अपने आप ही फाइनेंस करता है? सो वन थिंग दैट कम्स इनटू माय माइंड इज बेसिकली दिस इज ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर हो सकता है, राइट, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर हो सकता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो है वो सेल्फ फाइनेंसिंग नहीं होता है, दैट इज सेल्फ टर्मिनेटिंग हो सकता है, सेल्फ फाइनेंसिंग नहीं होगा। सेल्फ टर्मिनेटिंग मतलब आपने एक बार ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा, एक इम्पैक्ट के बाद जब मल्टीप्लाई इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो सेल्फ फाइनेंसिंग नहीं होगा। दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट ran into my mind. So यहाँ पे मेरे दिमाग में जो बात आती है वो है ड्यूरेबल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, that is self terminating and self financing. So investment expenditure is self terminating and not self financing. Self financing मतलब खत्म होने के बाद वो अपने आप को दोबारा से चालू नहीं कर सकता है, ड्यूरेबल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर सकता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक घर खरीदा, या मैंने एक सपोज एक गाड़ी खरीदी, और उस गाड़ी को मैं चला रहा हूं, तो इट इज सेल्फ टर्मिनेटिंग, आफ्टर सम टाइम डेप्रिसिएशन बढ़ते बढ़ते खत्म हो जाएगा गाड़ी, लेकिन गाड़ी खत्म होने के बाद भी मैं उसको बेच सकता हूं एंड आई कैन गेट सम मनी, सो दैट इज व्हाट सेल्फ फाइनेंसिंग मींस इज हियर, राइट। तो इसी टाइप से ये मेरे दिमाग में आता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन का कोई एज सच मतलब नहीं निकल रहा। देयर इज नथिंग इन लिटरेचर इन टर्म्स ऑफ सेल्फ टर्मिनेटिंग और सेल्फ फाइनेंसिंग, सो मेरे ख्याल से बेस्ट ब्लाइंड आई मैं ये कर रहा हूं, दिस इज ड्यूरेबल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड दिस इज आंसर। नॉन ड्यूरेबल बिल्कुल नहीं मतलब बनता, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज नॉन ड्यूरेबल, राइट, मैक्सिमम केसेस वेलफेयर के लिए होता है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, वी हैव टू अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द लिक्विडिटी। तो सबसे पहले आएगा वो जो सबसे हार्ड है, यानी कि ब्रॉड मनी, सो M4 सॉरी, फिर आएगा M3 दैट इज AMR एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज, फिर आएगा M2, फिर आएगा M1 सबसे ज्यादा लिक्विड है, तो आंसर शुड बी डी, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर यही होगा, बढ़ते क्रम में सजाना है इसको। Who among the following economists imparted the money demand of portfolio theory approach? आज सुबह 11 बजे की आई है, तो ये दिस इज द आंसर, बेसिकली इट इज द टॉबिन एंड मिल्टन फ्रीडमैन। सो मिल्टन फ्रीडमैन का भी बहुत सारा इसमें पोर्टफोलियो अप्रोच था, जहां पे बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, वगैरह वगैरह। जेम्स टॉबिन का भी मोरलेस सेम केस है, जहां पे वेल्थ या बॉन्ड दोनों में, जो वेल्थ है वो मनी एंड बॉन्ड दोनों में रहता है। एक बात याद रखिएगा, जेम्स टॉबिन ने जहां पे स्टोर वैल्यू ऑफ वेल्थ की बात की थी, फ्रीडमैन ने दोनों पे बात किया था। सो फ्रीडमैन का केस जो था वो M3 पे बेस्ड था,
Anyway, so the answer will be 3 and 4. I will move ahead with this. Yes, it is B. Which of the following is ये directly from the notes है, ये notes से ही exact same बनते हैं, तो ये बिल्कुल who wordings भी वही है, because these wordings are there in actual working paper of A.W. Phillips 1957 में, जब उन्होंने ये लिखा था तो उन्हीं के पेपर से मैंने नोट्स बनाए थे, एंड वो सभी के पास है. अदरवाइज आप थोड़ा सा बुक ढूंढेंगे तो आपको ये 5.5% वाला समझ नहीं आएगा. 5.5% इज बेसिकली जिसको बाद में मिल्टन फ्रीडमैन ने एनआरयू बोला था, दैट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. किसने बोला था? मिल्टन फ्रीडमैन में एंड एडवर्ड फेल्प्स ने. सो ये एक्चुअली ढूंढ तो लिया गया था, फिलिप्स ने ही ढूंढा था, A.W. फिलिप्स ने ही ढूंढा था कि जब मनी वेज जो है वो उसमें इन्फ्लेशन नहीं होता, दैट इज देयर इज नो इन्फ्लेशन, जब अनएम्प्लॉयमेंट जो है 5.5% पे रहता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर 5.5% पे रहता है तब कोई भी किसी भी तरह से इन्फ्लेशन नहीं होता. इसको मिल्टन फ्रीडमैन ने एनआईडी बोला, और बाद में लूकस पापाडोमोस ने इसको नायरू बोला, राइट, नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जहां पे इन्फ्लेशन बढ़ता नहीं है, दैट इज नॉन एक्सिलरेटिंग, बढ़ता नहीं है. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इट इज स्टैटिक बिकॉज केन्स ने बोला था एनिमल हर्ड स्टैटिक एक्सपेक्टेशन, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, प्राइस एक्सपेक्टेशन आर स्टैटिक, जो होगा अच्छे के लिए होगा, भगवान हर किसी का भला करता है, उन्होंने ये बोला, इसने ये बोला, स्टैटिक है, राइट. देयर इज अ लूप अराउंड द फिलिप्स कर्व, यस. सो जब हम इसके ऊपर नीचे जाते हैं, देयर इज अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, राइट. और केन्स ने भी यही बोला था, याद रखना कि केन्स ने भी यही बोला था कि लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व नहीं बनता है. मिल्टन फ्रीडमैन ने भी यही बोला कि लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट और वेज में रिलेशनशिप नहीं है. रैशनल एक्सपेक्टेशन यानी कि लूकस, थॉमस सर्जन, जॉन मूर, इन लोगों ने क्या बोला कि शॉर्ट रन में भी नहीं है, लॉन्ग रन में भी नहीं है. तो देयर आर थ्री वर्जन ऑफ फिलिप्स कर्व. एनीवे, प्राइसेस आर एडेप्टिव, ये हो जाएगा मॉनेटरी का, मिल्टन फ्रीडमैन का नेचर था ये, मिल्टन फ्रीडमैन ने ये नेचर ऑफ फिलिप्स कर्व में बताया था, तो ये नहीं है, बाकी सारे सारे आंसर हैं. तो ए इज द आंसर है, नॉट पूछा गया है, राइट. एक सांस में जितना हो सकता है मैं उतनी बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप उसको अगर हो सके तो स्लो स्पीड में भी सुन सकते हैं, और चाहे तो एक्सप्रेशन में कमी नहीं होनी चाहिए. दैट इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज. नेक्स्ट, क्राउडिंग आउट कहां पे जीरो होगा? जहां पे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट कहां नहीं बढ़ेगा? जहां पे लिक्विडिटी ट्रैप है. सो लिक्विडिटी ट्रैप नहीं है तो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, सो क्राउडिंग आउट इज जीरो, राइट. क्योंकि क्राउडिंग आउट वहां होता है जहां पे जी बढ़ने से अल्फा जी डेल्टा वाई बढ़ गया, डेल्टा वाई के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आईएस बढ़ जाएगा, आईएस बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, और आई बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्राउडिंग आउट हो जाएगा. तो दैट इज व्हाट द पॉइंट. एनीवे, सो ये यहाँ पे है जहां पे लिक्विडिटी ट्रैप नहीं है, वहां पे इन्वेस्टमेंट इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है. दैट इज व्हाट द पॉइंट. मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इज बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बहुत बार हमने पढ़ लिया है, बर्टलैंड रिपोर्ट में इसके बारे में लिखा हुआ है. आगे चलते हैं, सी. नेक्स्ट, द फुल कैपेसिटी. यहां पे एक बात याद रखिएगा, फुल कैपेसिटी, फुल पोटेंशियल, दो चीजें याद रखना है यहाँ पे. वारंटेड जब भी आए, वारंटेड का मतलब है इट इज अबाउट द फुल कैपेसिटी, राइट. और जब हम बात करते हैं नेचुरल की, सो नेचुरल का मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट. सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. आई थिंक आई कैन गिव यू मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब लेबर फोर्स, राइट, जब लेबर फोर्स 3% से बढ़ रही है तो एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ शुड ऑल्सो इंक्रीज, इकोनॉमिक ग्रोथ शुड ऑल्सो इंक्रीज बाय 3%. सो दिस इज व्हाट द फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स, राइट. वैसे अगर हम बात करें तो द आंसर इज दिस. एनीवे, थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेनेशन देता हूं, बिकॉज हेरेड डोमर सोलर मॉडल पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्विकली लेट्स रिकॉल व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन. ये क्या है? ये है डेल्टा वाई अपॉन वाई, यानी कि आउटपुट ग्रोथ अपॉन वाई. इसका मतलब क्या है? दिस इज द इकोनॉमिक ग्रोथ. सो ये जो है दैट इज एस अपॉन वाई, राइट. दिस इज अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा के इज माइनस डेप्रिसिएशन. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू एस अपॉन वाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा के माइनस एस डेल्टा. इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द सेविंग रेशियो. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा के माइनस ये. अब मैं सारा एक्सप्रेशन दूंगा, क्यों लिख सकता हूं?
इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू एस वाई अपॉन के माइनस डेप्रिसिएशन। ये जो मैंने लिखा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ इज इक्वल टू सेविंग रेशियो, दैट इज एपीएस, एपीएस, और ये क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा के, दैट इज इंक्रीमेंटल माइनस डेप्रिसिएशन। सो अब एक बात याद रखिए, हैरोल्ड डोमर जो है लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल था, तो यहाँ पे एपीएस इज इक्वल टू एमपीएस, ये सबसे बड़ा फंडा है इसका। एपीएस इज इक्वल टू एमपीएस, तो एपीएस का मतलब है सेविंग अपॉन वाई और एमपीएस का मतलब है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। लॉन्ग रन में ये दोनों सेम हो जाते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी हो जाते हैं। सिंपल सा फंडा है, वो दोनों भी इक्वल होंगे। इसके अलावा एक बात करते हैं कि यहाँ पे we have what do you say, constant return, sorry, we have this point, AP, right? APK is equal to MPK। APK का मतलब क्या है? इट इज द टोटल प्रोडक्ट अपॉन के, और इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ y अपॉन के, और MPK का मतलब है डेल्टा y अपॉन डेल्टा के, राइट? तो ये दोनों भी बराबर होंगे। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। सो ये सारा का सारा जो मैंने लिखा है, ये इसी सोच के लिखा है। ये देखिए यहाँ पे दिस इज योर डेल्टा वाई बाय डेल्टा के, फिर उसको मैंने यहाँ पे चेंज किया है वाई बाय के, बिकॉज एपीके एंड एमपीके बोथ आर सेम। यहाँ पे मैंने इसको लिखा है एस बाय वाई, बिकॉज एपीएस एंड डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई इज अगेन एमपीएस। आई होप ये एक आपको अलग लेवल दिखेगा यहाँ पे, राइट? इज दिस क्लियर ऑल थ्रू विद दिस? विश्वास कीजिए, इतना आपने अगर हैरोल्ड डोमर मॉडल को पढ़ भी लिया तो इतनी जल्दी आपको ये समझ नहीं आने वाला। वॉट एवर आई गिवन यू, इट इज फैंटास्टिक। इट इज जस्ट वर्थ रीडिंग लाइक अराउंड 1 or 2 hours। लेट मी हैव सम लाइक्स। नहीं, लाइक नहीं मिलना चाहिए मेरे को, ऐसा कुछ क्या? अभी ये नहीं करना चाहिए? आई थिंक सो। स्टिल वेटिंग। ओ माय गॉड, नो रिएक्शंस, नो रिएक्शंस। अच्छा, जिनको हैरोल्ड मॉडल के बारे में नहीं पता, सोलो मॉडल के बारे में नहीं पता, मेरी जरा आप प्लेलिस्ट देख लीजिए। आज आप मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी सारी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं। प्लीज डू वॉच देम। ओके, नेक्स्ट इट इज बी इन्वेंटर्स ऑफ एचडीआई। आहा, अब आज आपको एक बहुत अच्छी चीज मिलने वाली, मैंने बहुत ढूंढा इसको और उसके बाद मैं लेके आया हूं। कैन यू टेल मी द नेम्स जो कि एचडीआई के साथ लिंक्ड है? सबसे पहले आते हैं जिनका कॉन्सेप्ट था, उनका नाम है महबूब उल हक, ये सभी को पता है, कोई इसमें टेंशन नहीं। दूसरा नाम जो सभी को पता है वो है अमर्त्य सेन, राइट? अगेन नो इश्यूज। तीसरा नाम जो है वो है मेघनाथ देसाई। मुंबई में मेघनाथ देसाई जी के नाम पे एक लॉर्ड मेघनाथ देसाई है, बाय द वे, इतना याद रखिएगा। लॉर्ड मेघनाथ देसाई, लॉर्ड केन्स। सो मेघनाथ देसाई जी के नाम से एक इंस्टीट्यूट भी है। फोर्थ नाम किसी को याद है? कुछ और पता इसके बारे में? गुस्तव रानिस। तो रानिस, पॉल स्ट्रिटन, पॉल स्ट्रिटन। और कोई नाम किसी को याद है? एनीबडी हु वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग हियर? पॉल स्ट्रिटन और सारे सारे लोगों के नाम मैं आज आपके सामने इसका इसका आई एम रिवीलिंग इट, सो डू लेट मी नो। कोई और? कीथ ग्रिफिन, कीथ ग्रिफिन। ठीक है, इसका आंसर मुझे पता है, दिस इज व्हाट 2 and 4, राइट? ओके, बट हु आर द पीपल? कीथ ग्रिफिन, एनीबडी एल्स? और कुछ और नाम, और कोई नाम याद आ रहा है? गुस्तव रानिस। ओके, लेट मी राइट इट अगेन। गुस्तव रानिस मैंने लिखा नहीं है ना यहाँ, गुस्तव रानिस। ये रानिस एंड फेई वाले ही मॉडल है, ये वही है, फ्रॉम येल यूनिवर्सिटी। शी इज फ्रॉम येल यूनिवर्सिटी, राइट? एक नाम और है, इंडियन नाम है, वो है सुधीर आनंद। सुधीर आनंद। तो ये सारे लोग हैं जो कि एचडीआई के साथ लिंक्ड है। ये सारे लोग वही हैं जो कि 1990 में यूएनडीपी रिपोर्ट में एचडीआई के बारे में लिख रहे थे। सो इनका भी नाम याद रखिएगा, ये सारे लोग इंपॉर्टेंट है। जस्ट टू टेक द स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। महबूब उल हक, पॉल स्ट्रिटन,
फ्रांसिस स्टीवर्ट के बारे में मैंने लिखा नहीं, गुस्ताव रानिस, कीथ ग्रिफिन, सुधीर आनंद, मेघनाथ देसाई, बट नोबेल प्राइज जिनको मिला था वो था अमर्त्य सेन, जिन्होंने कैपेबिलिटीज अप्रोच पे काम किया था। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये सारे के सारे 1990 के यूएनडीपी रिपोर्ट में शामिल थे। इज इट डन? इज इट डन ऑल थ्रू? कितने लोगों के लिए पहली बार कर रहे हैं आप? हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम? इतने सारे लोगों का नाम जो कि एचडीआई के साथ मिले हुए हैं। कम ऑन, अगर मेरे टाइम पे मुझे कोई इतना बता देता ना, मैं तो पागल हो जाता। चलिए नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ पीक्यूएलआई। मॉर्बिडिटी का मतलब है बीमारी, इससे इससे डेथ नहीं होती है, राइट। मॉर्बिडिटी में भी हमारे पास है हेले, डेले, हेले, हलाई, डेले, डेलाई, ये सब होता है। ये सब छोड़ो, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। इन्फेंट मोर्टेलिटी होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज 1 होगा, एचडीआई में एट द एज 0 होता है, तो ये सही है। बेसिक लिटरेसी अप टू एट द एज 15, ये भी इंक्लूड होता है। और सबका 1/3 फॉर्मूला लगता है। दिस इज द फॉर्मूला, आई थिंक, यस, एंड आंसर इज बी, राइट। सो ऊपर के मॉर्बिडिटी को छोड़ देना, बाकी सारा आंसर है। नेक्स्ट, all historical events are the result of the continuous economic struggle between the different class and different groups in a society. The main cause of this struggle is the conflict between the mode of production, relation of the production. ये अभी रिसेंटली मैंने बहुत पहले, अभी कुछ टाइम पहले, शायद 2015 के पेपर में मैंने बताया था, मार्क्स की थ्योरी के ऊपर था ये। जिनको उस टाइम का नहीं पता, थोड़ा सा इसका आंसर सुन लीजिएगा। ये मैंने थोड़ा सा और इसको रंग बिरंग कर दिया है। प्रोडक्टिव फोर्सेस, मोड ऑफ प्रोडक्शन, ऊपर इसके ऊपर यूट्यूब में आई हैव ऑलरेडी डन मार्क्सिस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, उसको पूरा सुनिएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। बॉलीवुड स्टाइल में समझाया है, इट शुड बी क्लियर टू यू, राइट। सो प्रोडक्टिव फोर्सेस क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, यू कैन जस्ट सी देम। हर एक चीज का याद रखिएगा। फ्यूडलिज्म जब हम बात करते हैं तो उसकी एक अलग रिलेशनशिप है। फ्यूडल लॉर्ड मतलब जमींदार, जमींदार के कमांड के अंदर आते हैं लैंडलेस लेबरर्स। वो लैंडलेस लेबर उसके लिए काम करते हैं और उसको खाना बना के देते हैं। लैंडलेस लेबर्स के पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उनका अपना लेबर होता है। सिमिलरली जब हम कैपिटलिस्ट की बात करते हैं तो कैपिटलिस्ट क्या करता है, मशीन खरीदता है और लेबर को हायर करता है। यहां पे एक पॉइंट है, जमींदार जो है वो लैंडलेस लेबर को पैसा नहीं देता है, राइट। और जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो वहां पे कैपिटलिस्ट जो है लेबर को वेज देता है। सो दिस इज अ चेंज इन द रिलेशन। फ्यूडल लॉर्ड और लैंडलेस लेबर का, पीजेंट का जिस तरीके से रिलेशनशिप है वो अलग है कैपिटलिज्म में, बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द लेबर। सिमिलरली जब हम कम्युनिज्म में जाते हैं या सोशलिज्म में जाते हैं तो वहां पे एक अलग रिलेशनशिप है बिटवीन द पावर क्लास एंड बिटवीन द प्रोलेटेरिएट एंड बिटवीन द पावर क्लास। दोनों के बीच में एक फर्क है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन दिस नाउ। Okay, swarm-like cluster, it is basically Schumpeter, organic composition, Karl Marx, sustainable development, basically Bertland, and vicious circle, Ragnar Fisher. तो एक बार आप इसको मैच कर लीजिएगा। I think I will be running short of time. मुझे जल्दी से इसको आगे जाना है। There are many questions that we can target. Low level of equilibrium trap. This is basically who? Low level. It is I think if I'm not wrong, Nelson. Inverted V shape, Simon Kuznets. यहाँ पे this is the problem in the question. This is not the endogenous. This is the exogenous होना चाहिए, right? दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस होगा तो सोलो होगा, नहीं तो ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है यहाँ पे। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, इट इज आर्थर लुइस, राइट। सो प्लीज रिमेंबर एंडोजीनियस है एके मॉडल। आगे चलते हैं। हिंदू ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट जो था ये किसने दिया था, के एन राज ने दिया था, राइट। के एन राज ने ये कब लिखा था, जब 1950 से लेके 1980 के बीच में इंडियन इकोनॉमी वाज हॉवरिंग, राइट। पूरे का पूरा इंडियन इकोनॉमी जो वाज हॉवरिंग पर्टिकुलरली इन 2.5 से लेके 4% के बीच में ये चल रहे थे। तो दिस इज अराउंड लाइक 2-3-4% इकोनॉमिक ग्रोथ पे था। इसी टाइम पे अराउंड 80s के टाइम पे ईस्ट एशियन टाइगर्स बहुत बढ़ गए थे। चाइना, जापान, ये सब, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलाडेल्फिया, ये बहुत आगे बढ़ गए थे, राइट। इनके यहाँ पे ग्रोथ हो रही थी अराउंड लाइक डबल डिजिट्स में, 10, 19, 18% इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था यहाँ पे। सो के एन राज ने इन्हीं का नाम लिया था हिंदू ग्रोथ रेट। हालांकि हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश को उस टाइम पे इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, राइट। दिस इज नॉट अबाउट दैट, इट इज ओनली अबाउट कि ये हिंदू से रिलेटेड कुछ नहीं है, ना हिंदू से रिलेटेड है ना मुस्लिम से रिलेटेड है। हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट इस टाइम पे ये चल रहा था, तो ये मतलब इसका। ओके, सो आंसर विल बी सी हियर। नेक्स्ट,
इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सक्सेस ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. सो हमारे देश में इनकरेक्ट क्या था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से? सो बेनिफिट ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेफिनेटली हमारे देश में यूथ ज्यादा है. डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है 2007 से शुरुआत हुआ, 2055 पे खत्म होगा. दैट इज व्हाट द लॉन्ग टाइम पीरियड. इंक्रीज शेयर ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर. कॉर्पोरेट सेक्टर बेसिकली मींस यहाँ पे इट इज अ सर्विस सेक्टर, डोंट टेक इट मैन्युफैक्चर सेक्टर. सो नैरोइंग डाउन ऑफ द करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी कम हुआ है. स्लो डाउन ऑफ, ये बिल्कुल गलत है, राइट. अब जाके 2021 में जो अभी रिपोर्ट आई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वेलफेयर, इसके हिसाब से दिस इज बेसिकली कमिंग आउट टू बी 2%. ये टोटल फर्टिलिटी रेट या रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे चला गया है अभी इंडिया का फर्टिलिटी रेट. सो दिस इज अराउंड लाइक 2%. एनीवे, 2 पर वुमन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49. सो स्लो डाउन ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज गलत है. अब हो रहा है, 2014 में नहीं था, अब हो रहा है, राइट. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अब कम हो रही है. सिंगल आउट द एक्टिविटी दैट इज इंक्लूडेड इन द इंडस्ट्रियल आईआईपी. ये तो बहुत बार किया हुआ है. आईआईपी में क्या क्या इंक्लूड होता है? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सॉरी, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी. कंस्ट्रक्शन इज नॉट इंक्लूडेड. ये सब मिला के देयर आर 8, कितना, 829. हाउ मेनी आइटम्स आर देयर? 409 items divided into 829. Just make sure. How much? How many? How many सब आइटम कितने हैं? 409 तो मेन आइटम है. 829 और 837. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट. 829 होगा शायद. 409 है पक्का. 409 है. 409 है. यस, 407 तो एक में हो गया, +1 है. आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लेट मी सी व्हाट पीपल आर सेइंग. यस, 407 है. ओके, देन आई विल बी रॉन्ग इन दिस केस. 810. ओके, आई एक्चुअली कैन नॉट रिकॉल दिस अभी के लिए, मुझे अभी इतना याद नहीं है, बट इट वाज अराउंड लाइक 405 +1. सो यस, इट विल बी 407. एंड यहाँ पे 829 था. ये मैंने अभी, यू कैन रेफर टू माय वीडियोस, वहीं पे मैंने बताया था कि कितने सब आइटम्स में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट. 66 पॉइंट समथिंग वेटेज वगैरह उस समय बताया था मैंने. हाई ग्रोथ रेट ऑफ विच इंडस्ट्रियल प्रोवाइड्स a positive signal for the industrial growth rate. This is the line from PC Mahanobi's second 5-year plan. कैपिटल गुड इंडस्ट्री में या इन्वेस्टमेंट सेक्टर में अगर हम ज्यादा पैसा लगाएंगे, ज्यादा ग्रोथ होगी, तो इसका मतलब है कि कमिंग ईयर्स में हमारे पास ज्यादा कैपिटल गुड्स होगा, ज्यादा मशीन होगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ज्यादा ग्रोथ होगा. सो दिस इज द कैपिटल गुड इंडस्ट्री. नेक्स्ट, identify the method not being used for the employment estimation. So please do refer to this video. ये मेरा एक वीडियो है जिसमें इंस्टेंट इकोनॉमिक्स में आई हैव डन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट मेजरमेंट इन इंडिया. सो यूजुअल स्टेटस है जिसमें 365 डेज का हम देखते हैं, दैट इज ईयरली. वीकली स्टेटस का मतलब जिस दिन हम जा रहे हैं इंटरव्यू रिसर्च के लिए, सर्वे के लिए, उस टाइम से 7 दिन पहले तक अगर वो 1 घंटा भी एम्प्लॉयड है तो उसको एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, राइट. काउंट दोज एज अनएम्प्लॉयमेंट हु डिडंट हैव गेनफुल वर्क इवन फॉर एन आवर ऑन एनी डे ऑफ द वीक. सो ये 7 दिन का रेफरेंस पीरियड है. मेक डेली स्टेटस रिपोर्ट. डेली स्टेटस अप्रोच का मतलब है कि हर दिन रेफरेंस वीक में कोई भी एक हम देखेंगे. तो ये 3 चीजें हमारे पास हैं, राइट. मंथली डेटा इंडिया में एनएसएसओ कलेक्ट नहीं करता है. मंथली डेटा एम्प्लॉयमेंट में जो मिलता है वो मिलता है CAMIE से, दैट इज अ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी. ये मंथली डेटा देता है, राइट. सो दिस इज व्हाट यू कैन सी. सो इसमें से मंथली नहीं होता, डेली, वीकली, प्रिंसिपल एंड सब्सिडी स्टेटस सारे होंगे, ए नहीं होगा, राइट. so that is the answer. Performance of the budget making after revaluating every item of expenditure in the financial year. हर बार हम revalute करेंगे, तो this is basically zero based budgeting starting from the scratch. Peter Fire, right. तो ये सारा जितना था उसमें बता दिया मैंने. Difference in the relatively commodity prices between the two nations is based on the difference factor endowment हो सकता है. Relatively commodity prices का मतलब क्या है? दो देशों के बीच में प्राइसेस की डिफरेंस. सो दैट इज मे बी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, दैट इज मे बी बिकॉज ऑफ द टेस्ट, किसी भी वजह से हो सकता है. तो दिस इज ऑल ऑफ द अबव, दैट शुड बी द आंसर हियर. ओके, व्हिच टाइप ऑफ ट्रेड इज नॉट बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय हेक्सर रोलिंग मॉडल? सो ट्रेड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ऑफ स्केल, दिस वाज डन बाय आई थिंक इकोनॉमिक ऑफ स्केल, नाम भूल रहा हूं उनका, पॉल
पॉल क्रुगमैन, राइट। इंट्रा इंडस्ट्री अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ दिस, हालांकि इसमें ग्लोबल एंड लुइड ये सब भी आते हैं। ट्रेड बेस्ड ऑन द इमिटेशन गैप एंड प्रोडक्ट साइकिल, दिस इज बेसिकली पॉजनर एंड वेडनॉन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आई डोंट थिंक कि ये सारे के सारे ही एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं बाय हेक्सचर रोलिंग मॉडल, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस। ये अलग अलग मॉडल है और ये बेसिकली सारे सारे दीज आर द लिमिटेशन ऑफ हेक्सचर रोलिंग मॉडल कि उन्होंने ये सारा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, राइट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरो करेंसी, ये कल मैंने बताया था, यूरो करेंसी का मतलब वो करेंसी होती है जो कि अपने देश से बाहर है। जो बैंक्स उन करेंसीज में डील करते हैं उनको हम यूरो बैंक्स कहते हैं। डॉलर अगर अमेरिका से बाहर है तो उसको यूरो डॉलर बोलेंगे। रुपी अगर इंडिया से बाहर है तो उसको हम बोलेंगे इंडियन यूरो रुपी। यूरो भी हो सकता है जो यूरो यूरोपियन यूनियन से बाहर है। सो अ डॉलर डिपॉजिट आउटसाइड यूएसए इज व्हाट वी से यूरो करेंसी। पाउंड स्टर्लिंग यूके का ही है तो यूके में जब है तो वो यूरो नहीं हुआ। मार्क डिपॉजिट अगेन जर्मनी का ही है तो इसमें वो नहीं हो पाएगा, तो आंसर इज ए हियर, राइट। नेक्स्ट, a deficit or surplus in India's balance of payment is measured by the net balance of what? जब भी इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका डेफिशिएट सरप्लस होगा तो करंट अकाउंट डेफिशिएट हम देखते हैं पहले, कैपिटल अकाउंट डेफिशिएट देखेंगे, एलोकेशन ऑफ एसडीआर या स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी सारा देखेंगे। तो एसडीआर का मैंने कल बताया था, सारा का सारा लेन देन जो होता है आईएमएफ के साथ, बोरोइंग्स हो, कैपिटल हो या लाइबिलिटी हो या एसेट हो, वट एवर लोन्स, वट एवर इज द थिंग इज, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ रिजर्व वही है। सो अगर किसी कंट्री को लोन लेना है या बोरोइंग देना है या मेंबरशिप देना है तो सारा कुछ उसको एलोकेशन ऑफ एसडीआर से ही होगा। एसडीआर की वजह से हमें समझ में आएगा कि इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में चल रहा है, पॉजिटिव में चल रहा है, वट एवर, राइट। सो दीज आर ऑल ऑफ द थ्री, इससे हमें समझ में आता है, राइट। ओके, देन if the demand of domestic consumer is infinite elastic, okay, remember देश जी सेब जी, देश जी सेब जी, याद रखिए इसको। डिमांड इलास्टिक है तो सेलर ग्रेटर बियर करेगा टैक्स, वही पॉइंट है ये। सो इस टैरिफ को मैं लिखता हूं टैक्स, राइट, और फॉरेन को जगह मैं हटा देता हूं और डोमेस्टिक में हटा देता हूं। अब आंसर सोच लीजिए, बहुत सिंपल सा आंसर है। जब डिमांड इलास्टिक है तो डिमांड इज इलास्टिक, तो हु विल बियर, सेलर विल बियर द ग्रेटर पेन। तो सेलर कौन है यहाँ पे, हमारा फॉरेन प्रोड्यूसर, सो फॉरेन प्रोड्यूसर विल बियर द एंटायर गेन, राइट, एंटायर बर्डन। तो ये होगा आंसर। डिड यू सी कि मैंने कैसे पब्लिक इकोनॉमिक्स के लॉजिक से मैंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देश जी सेब जी, ये हर क्वेश्चन पेपर में आता था पहले, राइट, अभी भी आया है। एनीवे, सो इसका आंसर इज बी, राइट। नेक्स्ट, आरबीआई मेड इंडियन रुपी फुल्ली कन्वर्टेबल इन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विसेज इन द ईयर 1994 फॉलोड बाय नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट 1, राइट। तो उस कमेटी के बाद ये कन्वर्टेबल किया गया था, हालांकि तारापुर कमेटी के बाद कैपिटल अकाउंट में बात चल रही थी, राइट। दैट इज व्हाट द डिफरेंस, को भी याद रखिएगा। Let me move ahead. According to a monetary approach, a revaluation of a nation currency. So revaluation approach के हिसाब से डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एम डी माइनस डेल्टा डी। ये है डिमांड फॉर मनी, दिस इज द डिमांड फॉर डोमेस्टिक क्रेडिट। ये क्या है, डोमेस्टिक क्रेडिट है, राइट, डोमेस्टिक क्रेडिट है। अगर आर डेल्टा आर इज पॉजिटिव, सो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इफ डेल्टा आर इज पॉजिटिव, लेट मी जस्ट रिकॉल, अगर डेल्टा आर पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे इफ डेल्टा आर इज पॉजिटिव then we have, एक second, then we have delta r is positive, then we have the b is positive. What is b? Balance of payment, balance of payment, balance of payment surplus, right। और surplus अगर है तो इसका मतलब है that it is a surplus, then it is increasing the, that it increases the r and this increases the money supply. अगर r is negative then b is negative, that means BOP डेफिशिएट, इसका मतलब है r कम होगा और मनी सप्लाई कम होगा। अब आते हैं क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन। $1 is equal to ₹50, रिवैल्यूएशन का मतलब हुआ $1 is equal to ₹40। सो द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी हैज इंक्रीज्ड। इसकी वजह से क्या होगा, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। सो वी विल डिमांड मोर ऑफ वैल्यू ऑफ रुपी, विल डिमांड मोर, डिमांड फॉर रुपी विल गो अप। जब डिमांड फॉर रुपी गो अप, इसका मतलब है दैट इज डोमेस्टिक डी विल गो अप, दैट इज दिस विल गो अप, ये वाला बढ़ जाएगा, डेल्टा डी बढ़ेगा। जब डेल्टा डी बढ़ेगा, साथ से साथ क्या होगा, इसका मतलब मनी डिमांड, दैट इज द चेंज इन मनी डिमांड, ये कम हो जाएगा, बिकॉज बाहर के लोग हमसे हमारा रुपी नहीं मांगेंगे, बिकॉज द एक्सपोर्ट्स आर गोइंग डाउन, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, सो दिस विल गो डाउन। सो जब डेल्टा एम डी गिरेगा, डेल्टा डी बढ़ेगा, सो दिस विल लीड टू डेल्टा आर बीइंग नेगेटिव। जब डेल्टा आर नेगेटिव, बीओपी नेगेटिव, बीओपी डेफिशिएट, अब देखिए यहां पे क्या होगा, दिस विल लीड टू द रिडक्शन इन द नेशंस डिमांड फॉर मनी। ये होगा इसका हालत, राइट। ए, नो आई थिंक दिस इज नॉट ए, इसका ए आंसर है क्या? नो, इट शुड बी सी, इट शुड बी सी, इट इज रिवैल्यूएशन। नो नो नो, डेफिनेटली राइट। अच्छा, जिनको ये समझ नहीं आया, आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे, आई हैव गिवन यू सम स्क्रीनशॉट फ्रॉम द पेड बैचेस। सो यहाँ पे देखो, डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एम डी माइनस डेल्टा डी, मुझे पूरा ऐसे ही याद आता है बिकॉज किया हुआ है ये सब। डेल्टा आर इज इक्वल टू बी, जब बी का मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट मींस नेगेटिव बी, जब बीओपी डेफिशिएट में है यानी कि बी नेगेटिव में है, जब बी नेगेटिव में है यानी कि आर की वैल्यू कम हो गई। आर कब कम होगा, जब मनी डिमांड कम होगा और ये बढ़ेगा, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। सो इट शुड बी, आंसर इज सी, answer is C, yes, reduce the nation's demand for money. Yes, it is not A. No, it is not A, it is C. I've given you the proper chain of it, right? Arrange this. I have no information about this, please. सरकार अवार्ड, मुझे इतना पता है कि नाइमर अवार्ड जो है वो ऑस्कर के लिए दिया जाता है, आगे का मुझे कुछ भी याद नहीं है, राइट ना। देशमुख अवार्ड एक लिटरेचर है, यहां से इतना मुझे पता है, एक लिटरेचर है, ऐसा कुछ है। आई आई रेस्ट दिस टू यू गाइस, टू you all, please. Sorry for this, I'm sorry for this, I cannot I actually don't know about this, right? अगर पेपर में आएगा तो मैं ये छोड़ के आऊंगा, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। Okay, answer is D, something I don't know. Okay, in which of the following zero based budgeting is difficult to reduce? ये अच्छा क्वेश्चन है। एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस क्या होते हैं? एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस मतलब समथिंग आपने कोई एस्टैब्लिश किया और उसके लिए जो खर्चा किया, वो खर्चा किया तो इट्स लाइक अ संक कॉस्ट, राइट? इट इज लाइक अ संक कॉस्ट। जब तक वो, जैसे मेट्रो का एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मेट्रो की एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं या फिर किसी कॉलेज को हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जब तक वो पूरा नहीं बन जाता तब तक उसको जीरो बेस्ड बजटिंग में रखना फायदा नहीं है, बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस आप लॉन्ग रन के लिए एक बार में खर्चा कर रहे हैं, सो उसको जीरो बेस्ड बजटिंग में नहीं कर सकते। मान लीजिए फॉर एग्जांपल सरकार जो है एक पाइपलाइन बना रही है, इंटर कॉन्टिनेंटल पाइपलाइन बना रही है, उस पाइपलाइन को बनाने के 10 साल लगेंगे। सो सरकार कैन नॉट से, गवर्नमेंट कैन नॉट से कि हाँ 10 साल के लिए मेरा ये है तो एक एक साल में ये होना चाहिए, तो जीरो बेस्ड बजटिंग फॉलो करें, इसमें नहीं हो पाएगा। सो एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस पे नहीं हो पाएगा, फेडरल फिस्कल ट्रांसफर में भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज सेंटर स्टेट को जब पैसा ट्रांसफर करती है तो उसको जीरो बेस्ड बजटिंग में नहीं कर सकती है, बिकॉज कई बार नेचुरल कैलामिटी होती है, कई बार प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एट द स्टेट एंड बिकॉज ऑफ इनइलास्टिक टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस, उसकी वजह से होता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि फेडरल फिस्कल ट्रांसफर में जीरो बेस्ड बजटिंग फॉलो नहीं किया जा सकता। बाकी पब्लिक वर्क इरिगेशन, दिस इज अकाउंटेबल, कितना कितना काम हुआ, कितना कितना हुआ, ईयर वाइज देख सकते हैं, बट एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस और फेडरल फिस्कल ट्रांसफर्स में ये आंसर नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट दिस। पब्लिक वर्क जैसे मनरेगा, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, सो इन सब में हमने क्या किया है, अभी प्रेजेंटली परफॉर्मेंस बेस्ड आउटकम बेस्ड बजटिंग चल रहा है, आउटकम बेस्ड बजटिंग चल रहा है। तो इंडिया के लिए परफॉर्मेंस और आउटकम बेस्ड बजटिंग में ज्यादा फर्क नहीं है, उसी को हमने एक रिवैम्प किया है परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग के बाद। 2004 के बाद जितने भी बजट्स आ रहे हैं सब में हमने आउटकम बेस्ड बजटिंग किया है। एनीवे, सो दिस इज द आंसर। थ्योरी ऑफ क्लब्स, थ्योरी ऑफ क्लब्स ये पढ़ा हुआ है मैंने, कहा? जेम्स बुचानन, यस, theory of club is James Buchanan. Impossibility theory is basically, let me match it, फिर मैं बात करता हूँ। Impossibility theorem, Kenneth Arrow, that is Arrow's impossibility theorem. Political decision of making model, demography, right? Demography, Anthony Dons.
and optimum provision of local public good. This is Charles Tybalt, right? Voting by footing, right? अच्छा, अब आते हैं what is exactly what do you say theory of clubs. मुझे भी सही से याद नहीं है, थोड़ा सा जस्ट लेट मी रिकॉल इट. थ्योरी ऑफ क्लब. थ्योरी ऑफ क्लब में ये था कॉन्सेप्ट, जेम्स बुचानन ने क्लब गुड को इंट्रोड्यूस किया था, और उनके हिसाब से ये था कि नॉर्मली इकोनॉमिक्स में हम जितने भी गुड्स की बात करते हैं वो सारे सारे प्राइवेट गुड होते हैं. ये उनका क्रक्स था, राइट? सो ये शायद आया था पेपर 1965 में, और उसमें ये लिखा हुआ था, उनकी ये फाइंडिंग थी कि इन इकोनॉमिक्स में हम जितनी भी गुड्स पढ़ते हैं, वो सारा का सारा जो है प्राइवेट गुड है. That is not public good, that is not club good, that is not common good. Every good is basically private good. So club good को भी उन्होंने कहा कि ये एक kind of private good है. That is what in summarized version I can say that. Next आते हैं impossibility theorem. तो ये हमें पता ही है, तो इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा मैं. इनके हिसाब से ये था, एरो के हिसाब से, कि अगर कोई भी एक सोशल वेलफेयर फंक्शन बनाना है जो कि सारे के सारे फंक्शंस को पूरा करे, सारे सारे 5 फीचर्स को पूरा करे, तो इट इज इम्पॉसिबल टू कम अप विद अ सिंगल सोशल वेलफेयर फंक्शन जो कि इन पांचों फीचर्स को अलाउ करे, राइट? एक तो छोड़ना पड़ेगा, और वो छोड़ना पड़ेगा तो वो ट्रांजिटिविटी हम छोड़ सकते हैं, राइट? दूसरे में आते हैं, तो इट इज about the political decision making model of given written by Anthony Dons, right? Anthony Dons की थ्योरी, मुझे ये थोड़ा सा डेमोग्राफिक के ऊपर था ये. किस किस कंडीशन में इकोनॉमिक थ्योरी को किस किस कंडीशन में इकोनॉमिक थ्योरी को अगर हम अप्लाई करें टू नॉन मार्केट पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, तो वो हमारे लिए एफिशिएंट रिजल्ट लेके आएगा. बेसिकली डेमोक्रेसी के अंदर कैसे इकोनॉमिक्स हम एफिशिएंट लेके आ सकते हैं, व्हाट आर दोज कंडीशंस जिसमें हमें इकोनॉमिक थ्योरी को अगर हम डालें तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे पास नॉन मार्केट पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग आ जाएगा, राइट? दैट इज 57 में समवेयर था ये, राइट? और दूसरा आता है चार्ल्स टाइबॉट. चार्ल्स टाइबॉट इज अबाउट द लोकल पब्लिक गुड्स, राइट? लोकल पब्लिक गुड, एक है लोकल पब्लिक गुड, एक है इंटरनेशनल पब्लिक गुड. इंटरनेशनल पब्लिक गुड में आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, राइट? एंड लोकल पब्लिक गुड में आते हैं सपोज एक डिस्ट्रिक्ट दूसरा डिस्ट्रिक्ट, सो एक तरफ से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लोग ज्यादा चले जाते हैं. व्हाई? बिकॉज वहां पे मे बी वहां पे किसी अलग छोटी सरकार है, या दूसरे एमएलए हैं, या दूसरे पार्टी के कोई इलेक्टिव गवर्नमेंट है, तो वो ज्यादा अच्छा टैक्स स्ट्रक्चर, ज्यादा अच्छा एक्सपेंडिचर, ज्यादा प्रोविजन, लोकल प्रोविजन ज्यादा अच्छा देते हैं. तो दैट इज व्हाई पीपल गो देयर. सो एक जगह से दूसरे जगह में जाना, इसको हमने चार्ल्स टाइबॉट मॉडल में काउंट किया है, राइट? दिस इज व्हाट द पॉइंट. आई थिंक मैंने एक एक लाइन थोड़ा थोड़ा बता दिया ताकि आपको याद रहे. अगर आपने ये थ्योरीज कभी नहीं पढ़ी, एट अ सरफेस लेवल दैट शुड बी क्लियर, राइट? कल को अगर पता हो तो ये आना चाहिए. ओके, अनाउंसमेंट इफेक्ट एक्चुअली क्या है, ये इसको थोड़ा सा ना ध्यान से खेलती है. दिस इज समथिंग गवर्नमेंट इज वेरी चालाक व्हेन अनाउंसमेंट इफेक्ट किया जाता है. अनाउंसमेंट इफेक्ट नॉर्मली किया जाता है इन्वायरमेंटल गुड्स से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को बचाने के लिए, या कभी कभी गवर्नमेंट चाहती है कि मेरे से बोलने से ही ये काम हो जाए. सो अगर मान लीजिए कल को अगर गवर्नमेंट ने बोला कि कल से या एक साल से गवर्नमेंट इज थिंकिंग, जब भी ऐसी अनाउंसमेंट टैक्स आते हैं ना, तो उसमें ऐसी बात होती है कि गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ इंक्रीजिंग एक्साइज ड्यूटी. जब ये बात आती है तो एक्साइज ड्यूटी जिन जिन चीजों पे लगती है तो लोग उसका कंजम्पशन कम करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही कम करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, उस पर टैक्स लगाना वाइबल नहीं होता है. हालांकि गवर्नमेंट के दिमाग में क्या था कि इन कंजम्पशन को कम करना है, राइट? तो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. इनकम टैक्स में अनाउंसमेंट इफेक्ट नहीं होता है. क्यों नहीं होता, उसका रीजन मैं आपको देता हूं. मान लीजिए गवर्नमेंट ने बजट के अनाउंसमेंट के दिन ही बोल दिया कि हम इनकम टैक्स का स्लैब चेंज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? जो लोग पहले इनकम कर रहे थे अब इनकम नहीं करेंगे, क्या वो नौकरी छोड़ के बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता. तो इनकम टैक्स इज नॉट द पॉइंट. प्रॉपर्टी टैक्स, अगेन कल को अगर गवर्नमेंट बोलती है कि एक लैंड रिकॉर्ड प्रॉपर्टी टैक्स, एक प्रॉपर्टी आधार कार्ड बनेगा, सपोज प्रॉपर्टी आधार कार्ड, जितनी जितनी प्रॉपर्टी है सब आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा वगैरह वगैरह. सो क्या लोग प्रॉपर्टी बेचना शुरू कर देंगे? नो. सो दिस डज नॉट हैव द व्हाट इज सेड अनाउंसमेंट इफेक्ट. अनाउंसमेंट करने से ही काम हो गया, टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी. कैपिटल गेन टैक्सेशन,
जिन लोगों ने ऑलरेडी कैपिटल गेन कर लिया है या जो अभी करने वाले हैं नियर फ्यूचर में, वो अपना कैपिटल गेन थोड़ा छोड़ेंगे कि हाँ भैया गवर्नमेंट ने बोला टैक्स लगाने के लिए। सो एक्साइज ड्यूटी पे ही ये बन सकता है। फॉर एग्जांपल जिन जिन चीजों पे एक्साइज ड्यूटी लगता है, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स लगता है, उन उन चीजों पे ये अनाउंसमेंट इफेक्ट काम करता है, बाकी किसी में नहीं हो सकता है। सो दैट इज व्हाट आई हैव माय रैशनल। Right. Okay. Moving to the next question. I think I'm left with six, seven more question. A tax imposed on commodity according to the weight, size, measurement. It is basically a specific tax. किस चीज पे लगेगा? जैसे गेहूं, राइस, चावल किलो के हिसाब से लग सकता है, सेंटीमीटर के हिसाब से लग सकता है। इसमें यूनिट नहीं लगेगा, याद रखना, पर यूनिट नहीं लगेगा। अगर पर यूनिट लगता है तो वो है एड वैलोरम टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स हमेशा लगता है जो जिनका बेसिक प्राइस होता है, जैसे आटा, दाल, गेहूं, चावल, प्याज, इन सब चीजों पे जिनका दाम कम होता है, ये बेसिक कमोडिटीज होती हैं, क्योंकि इनके ये दीज आर नॉट सो इलास्टिक, राइट। अगर इनका दाम ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे मान के चलो कि अगर मैंने बोला कि डायमंड पे वेट के हिसाब से अगर मैं टैक्स लगाऊंगा, इंपोर्ट टैरिफ लगाऊंगा, तो सोचो क्या हालत होगा। और वीट पे अगर मैंने वेट के हिसाब से बोला तो क्या होगा? 10 किलो वीट पे मान लीजिए 10%, 10 रुपए का टैक्स, और अगर 10 किलो डायमंड लोगे तो 10 रुपए का टैक्स। क्या मतलब बनता है? तो ये पूरा गलत हो जाएगा। जिसको इसके बारे में और जानना है, अगेन इंस्टेंट इकोनॉमिक्स में मैंने ये बता रखा है, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, शो मोर में जाके आप देख सकते हैं। इंस्टेंट इकोनॉमिक्स में वहां पे टैरिफ के मैंने तकरीबन 18 तरीके बताए थे। 18 तरीके के टैरिफ हैं। रिटेलिएशन, काउंटर वेलिंग, एड वैलोरम, स्पेसिफिक, देन कंपाउंड, स्लाइडिंग स्केल, और भी बहुत सारे बताए हैं, एक बार देख लीजिएगा, राइट। सिंगल टैक्स, डबल टैक्सेशन कुछ नहीं होता, दिस इज जस्ट कंफ्यूज करने के लिए रखा है। मसग्रेव के हिसाब से इंसिडेंट ऑफ टैक्सेशन दो चीजें बता देता हूं। सबसे पहले, टैक्सेशन का इंसिडेंस कब होता है? जब प्राइस ऊपर नीचे बढ़ेगा, तभी आप इंसिडेंस का ऑफ टैक्सेशन हो सकता है। दूसरी पॉइंट है कि जब सेल एंड परचेज होगा, जब सेल एंड परचेज या प्राइस ऊपर नीचे होगा, तभी इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन कैन हैपन, अदरवाइज नहीं। अब आते हैं यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ टैक्स ऑन द अल्टीमेट पेयर। नो, इंसिडेंस का मतलब है व्हाट इज अ फाइनल, इसका टैक्स की वजह से हुआ क्या, टैक्स लगाने की वजह से हुआ क्या। किसी पर टैक्स लगाया आपने, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे वो अल्टीमेट पेयर दे रहा है या फिर इनिशियल इम्पैक्ट है, कुछ भी हो, उसकी वजह से फाइनल इम्पैक्ट क्या हुआ है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ इट, राइट। तो इंसिडेंस ऑन टैक्सेशन, मसग्रेव जो है वो इंसिडेंट ऑन टैक्सेशन को देखते हैं कि उसका फाइनल आउटकम क्या है। सो इट इज अ चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फॉर प्राइवेट यूज अराइजिंग फ्रॉम द बजट पॉलिसी। इफ गवर्नमेंट अनाउंसेस टैक्सेस ऑन समथिंग, उसकी वजह से हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज टेकिंग प्लेस, उसकी वजह से उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। इट इज नॉट अबाउट द मनी बर्डन, इट इज नॉट अबाउट द कौन पे कर रहा है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, राइट। मसग्रेव के हिसाब से ये है जो मेजर चीज गवर्नमेंट टैक्स लगाते समय सोचती है कि इसके ऊपर क्या लमसम टैक्स लगाए, क्या इसके ऊपर एडवलम टैक्स लगाए, वगैरह वगैरह, राइट। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। गिवन द अर्थमेटिक मीन, तो ये सिंपल है, आई थिंक दिस कैन बी इजीली डन। सो ये एम्पिरिकल रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, दैट इज अ मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। ये होता है, जितना मुझे लास्ट पता है, मीन इज 45 माइनस 48 इज इक्वल टू 345 माइनस मीडियन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये -3 इधर आ गया, तो इट इज 135, 135 minus 3 median. So 135 minus 3, that is 138, minus 138 is equal to 3 median. ये कट गया, so ये आ गया 4, 12, 6, तो 46 is the median. अब यहाँ पे एक बार चीज देख लीजिए, अगर मीन है 45, मोड है median is 46 and mode is 48. So can you comment upon the nature of the distribution? किस तरफ के स्क्यूड होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि कौन सा तरफ होगा। ये कैसे पता चलेगा? मीन इज छोटा देन मॉड। देखिए, ओके, ये क्वेश्चन का म्यूचुअली इंक्लूसिव, म्यूचुअली इंक्लूसिव एज सच वी डोंट हैव एनी वर्ड, वी हैव द वर्ड कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब जब दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। सो उस जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाता है 0, राइट। और जब ये 0 हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इट विल बी दिस प्लस दिस माइनस दिस इज नॉट देयर, बिकॉज ये 0 है। अब अगर इसका मैं उल्टा वर्जन निकालूं, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया मुझे करना ही है, तो इस जगह पे क्या लूंगा मैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ए और आर, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और आर
इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा। अब ऑप्शन में तो है ही नहीं, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन हियर, बट अगर पेपर में क्वेश्चन में छोड़ के तो नहीं आऊंगा, मैं आंसर देके आऊंगा ए। हालांकि आंसर ए भी गलत है, बिकॉज ये है ए बी, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इट इज ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन चीज चाहिए, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, राइट। सो शायद इसका आंसर, लगता है क्वेश्चन गलत है ये, यस, तभी आंसर भी नहीं है इसका, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट आते हैं, द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज कैरिड आउट यूजिंग, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस को चेक करना है, सो इट इज बेसिकली एफ टेस्ट, राइट, वेरी सिंपल पार्ट। टी टेस्ट क्यों करेंगे, जहां पे हमें बेसिकली डिफरेंस ऑफ मीन, proportion of mean, difference of proportion between sample and population, difference लिख देता हूं एक मिनट रुको, difference of proportion, difference of mean and sample mean के बीच में फर्क, राइट, हाँ, राइट, तो ये सब चीजों के लिए अगर n ग्रेटर देन 30 है तो यहां पे लगेगा z टेस्ट, और अगर n लेस देन 30 है तो लग जाएगा t टेस्ट। इससे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि अगर सिग्मा नोन है, सिग्मा नोन z टेस्ट, सिग्मा नॉट नोन तो लगेगा t टेस्ट। अब आते हैं काई स्क्वायर टेस्ट में। काई स्क्वायर टेस्ट इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेशन के बीच में फर्क। एफ टेस्ट आता है फॉर द वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा। अच्छा, एक बात आज एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर एफ टेस्ट का व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस, अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने मुझसे, तो ये क्वेश्चन मैं कल दिखाता हूं आपको, कल के सेशन में दिखाता हूं कि एफ टेस्ट का नल हाइपोथेसिस, व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस, राइट। तो ये मैं कल इस क्वेश्चन को भी लेके आऊंगा और ये दिखा भी, तो अच्छा क्वेश्चन था वो आज, राइट, आज ही पूछा किसी ने। ओके, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इंप्लाइज पहले आप जो है रैंडम सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद एक पैटर्न फॉलो कीजिए, राइट। लॉटरी मेथड नहीं, सिलेक्टेड पर्पसिवली नहीं, एवरी केथ आइटम इज सिलेक्टेड। केथ मतलब आपने ये सोच लिया कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ या हर एक को छोड़ के एक छोड़ के वो वाला उठाना है, तो जस्ट सिस्टमैटिक, पहला रैंडम उसके बाद सिस्टमैटिक, राइट। नेक्स्ट इज योर रिजेक्टिंग एच नॉट, इट इज ट्रू, आई थिंक ये आप कर सकते हैं खुद इसको, मेजरिंग, फाइन, आई थिंक दिस कैन बी डन, यू गाइज नो मच बेटर, इस चीज को मेरे से ज्यादा अच्छा समझते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज थियोरेटिकल कंसिडर्ड एज द बेस्ट एवरेज टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर, डेफिनेटली यस, राइट। एंड ये इसलिए है बिकॉज इंडेक्स नंबर का सबसे बेस्ट है ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई भी एक टर्म जीरो हो जाए तो पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक मीन जीरो हो जाएगा, इसीलिए वी डोंट यूज इट, राइट। Anyway, the reason geometric mean is used if the range of observation is extremely large, right? So I think this is also extremely large तो है, yes, this is correct, extremely large के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, this is correct, right? But why don't we use geometric mean as index number? Because अगर एक भी इंडेक्स नंबर जीरो हो गया तो पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक मीन जीरो हो जाएगा, इसलिए वी डोंट यूज इट। हालांकि ये सबसे बेस्ट एवरेज है लेकिन हम यूज नहीं करते, इसलिए थियोरेटिकल लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज ए। होप आई हैव टेकन सम टाइम, लेकिन ओके, आई हैव टेकन 18 मिनट्स मोर, राइट। बट हाउ वाज द सेशन, ऑल फाइन, एनी डाउट? All the coefficient is equal to 0, fantastic. तो आकृति, right answer is what you have given. So if it is alpha plus beta 1 plus beta 2 plus beta 3 something something, so beta 1 is equal to 0, beta 2 is equal to 0, beta 3 equal to 0. F statistics जो है वो हमें ये बताता है कि if in our model we just have intercept, और अगर हम एक बाय एक उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड करते हैं तो टू व्हाट एक्सटेंट द मॉडल इज अ बेटर फिट, राइट, दैट इज व्हाट द पॉइंट। सो ये है। एनीवे, तो कल हम मिलेंगे इसका पार्ट 2 लेके, एंड एज आई हैव प्रॉमिस्ड जशवंत, तो कल मैं जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन जो है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सो कल ज्वाइन मी एट 9 PM अगेन, एंड बिफोर आई टेक अ लीव, do watch this session. I am sharing the link on the chat box. आप सभी को दिखा लिंक? All of you can see the link? Yes, Akriti, we will discuss that tomorrow, right? Yes. All of you can see the link? Do join that link and कल मिलते हैं. Thank you. Bye bye.
एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलने की जरूरत नहीं है, आई थिंक ऑल ऑफ यू विल डू इट, प्लीज डू लाइक इट, थैंक यू।